साल 2002 केरल के कुड़ाथाई गांव में एक बुजुर्ग महिला की अचानक मौत होती है। दिखने में ये एक नेचुरल डेथ लगती है, लेकिन असलियत कुछ और थी। ये मौत एक प्लान किया गया मर्डर था, पर उस वक्त किसी ने शक तक नहीं किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले सालों में इस घर के अंदर मौत का सिलसिला शुरू होने वाला था। फिर 2002 से 2016, इन 14 सालों के अंदर इस एक ही परिवार में कुल 6 मौतें हुई। हर बार रिपोर्ट वही, नेचुरल डेथ। डॉक्टरों, रिश्तेदारों, यहां तक कि पुलिस ने भी हर केस को किस्मत का लिखा मान लिया। कितनी अजीब बात थी। कोई भी नहीं समझ पाया कि दरअसल ये सब मौतें नहीं, कातिलाना चालें थीं। और इस पूरे समय कातिल सबके सामने मुस्कुरा रहा था, खाना परोस रहा था, परिवार की देखभाल कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 14 साल तक उसने एक मासूम बहू, एक जिम्मेदार औरत का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन फिर साल 2019 में सब कुछ बदल गया। एक मामूली शक ने इस पूरे घर की कहानी उलट दी। पुलिस ने इसी घर की बहू, रॉय की पत्नी, को गिरफ्तार कर लिया। वो 2 बच्चों की मां थी, एनआईटी जैसी रेप्यूटेड जगह में प्रोफेसर थी, एक हाईली एजुकेटेड फैमिली से आती थी और समाज में एक आदर्श महिला मानी जाती थी। उसकी गिरफ्तारी ने पूरे देश को हिला दिया। हर अखबार, हर न्यूज चैनल पर यही सवाल था, क्या सच में इन 6 मौतों के पीछे उसी महिला का हाथ था जो सबके सामने भक्ति, सेवा और परिवार की मिसाल बनकर जी रही थी? अगर हां, तो फिर केस इतने सालों तक दबा कैसे रहा? क्यों कब्रें खुदवानी पड़ी? और आखिर पुलिस को इतना लेट सच का पता कैसे चला? ये सब जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखिए। ये केस इतना फेमस और भयावह था कि इसके ऊपर नेटफ्लिक्स ने भी एक डॉक्यूमेंट्री बना रखी है। आप चाहें तो वहां भी देख सकते हैं। केरल के छोटे से कस्बे कुड़ाथाई में रहने वाला पुन्नट्टम परिवार हमेशा से अपनी प्रतिष्ठा और सादगी के लिए जाना जाता था। घर की मुखिया अन्नम्मा थॉमस एक स्कूल टीचर थीं और उनके पति टॉम थॉमस एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक सम्मानित अफसर। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा रॉय, फिर रोजो और सबसे छोटी रेंजी। इस परिवार में पढ़ाई और करियर को ईश्वर की तरह पूजा जाता था। रॉय, जो अपने माता पिता के साथ रहता था, अपनी मेहनत और जिम्मेदारी के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में वो लड़की आई जिसने धीरे धीरे इस पूरे परिवार की तकदीर बदल दी, जॉली। दोनों की मुलाकात रॉय के मामा मैथ्यू मंचेडियल के घर एक पार्टी में हुई थी। जॉली मैथ्यू के साले की बेटी थी, यानी दोनों दूर के रिश्तेदार भी थे। पहले तो बस औपचारिक बातें हुई, पर कुछ ही हफ्तों में दोनों के बीच दोस्ती गहरी हो गई। रॉय उसकी सादगी और मुस्कुराहट से प्रभावित हुआ, जबकि जॉली को रॉय का जिम्मेदार स्वभाव पसंद आया। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन रॉय के पिता टॉम थॉमस को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्हें लगता था कि जॉली का परिवार किसानों का है और उनकी सामाजिक हैसियत उनके परिवार जैसी नहीं। इसके अलावा रिश्तेदारी के नाते भी वह नहीं चाहते थे कि उन दोनों की शादी हो। मगर रॉय ने पिता से कहा, पापा, जॉली पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो हमारे परिवार की इज्जत बढ़ाएगी। आखिरकार परिवार ने रॉय की जिद के आगे हार मान ली और 1997 में दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ समय तक घर में सब कुछ बेहद खुशनुमा रहा। जॉली सबका दिल जीत चुकी थी। उसकी मीठी बोली, धार्मिक प्रवृत्ति और दूसरों की मदद करने की आदत सबको भा गई थी। वो रोज चर्च जाती, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती और हर कोई कहता, रॉय की बीवी तो सोने जैसी है। धीरे धीरे उसने परिवार में अपनी जगह मजबूत कर ली। लेकिन इस खुशियों के बीच एक छोटा सा मतभेद बारूद बन रहा था, जॉली और उसकी सास अन्नम्मा के बीच। अन्नम्मा चाहती थी कि जॉली, जो इतनी पढ़ी लिखी है, वो किसी स्कूल या कॉलेज में जॉब करे। लेकिन जॉली का कहना था कि उसे घर संभालना ज्यादा अच्छा लगता है। हर बार अन्नम्मा कहती, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा अगर काम ही ना करो। और हर बार जॉली चुपचाप बात टाल देती। धीरे धीरे उनके बीच अनकहा तनाव बढ़ने लगा। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था, लेकिन घर की दीवारें अब रोज की बहसों की गवाह बनने लगी थीं। और फिर आया साल 2002। एक दिन घर में सब लोग इकट्ठा थे। हंसी मजाक का माहौल था, बच्चे खेल रहे थे,
सब कुछ सामान्य था। तभी अचानक रेंजी की चीख गूंजी, मां गिर गई हैं। सब भागे कमरे की ओर। अन्नम्मा फर्श पर पड़ी थीं। उनके होंठ लाल पड़ चुके थे, शरीर कांप रहा था और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रॉय, टॉम और जॉली उन्हें लेकर अस्पताल दौड़े, लेकिन कुछ ही मिनटों में डॉक्टर ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। वो अब नहीं रही। परिवार टूट गया था। गांव में भी यह खबर फैल गई। हर कोई कह रहा था, बेचारी की उम्र भी हो गई थी, दिल का दौरा पड़ा होगा। डॉक्टर ने रिपोर्ट में लिखा, हेरेडिटरी स्ट्रोक। बस केस वहीं खत्म हो गया। लेकिन एक इंसान था जिसने इस मौत के बाद जॉली के अंदर कुछ बदलते देखा। रेंजी। पहले शांत रहने वाली जॉली अब हर चीज में दखल देने लगी थी। घर की चाबियां, पैसों का हिसाब, किचन, हर फैसला सब उसके कंट्रोल में आने लगा। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी और प्रभावशाली दिखने लगी। धीरे धीरे वो घर की नई अन्नम्मा बन चुकी थी। और शायद उसी दिन से उसके अंदर कुछ और भी जागा था। एक खतरनाक लालच, शायद शक्ति का स्वाद, या फिर वो एहसास कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। एक दिन जॉली ने अपने ससुर टॉम थॉमस को बड़े गर्व से बताया कि उसकी एनआईटी कालीकट में नौकरी लग गई है। पद था गेस्ट लेक्चरर और सैलरी थी 40,000 रुपए महीना। इतने प्रतिष्ठित संस्थान में काम मिलना परिवार के लिए गर्व की बात थी। अब जॉली की इज्जत और भी बढ़ गई थी और मोहल्ले में उसकी चर्चा होने लगी थी। इसी बीच घर में एक नया चेहरा बार बार दिखने लगा, एमएस मैथ्यू। वो जॉली की सास अन्नम्मा का भतीजा और रॉय का ममेरा भाई था। वो एक ज्वेलरी शॉप में सेल्समैन का काम करता था, लेकिन अब उसका घर पर आना जाना इतना बढ़ गया था कि लोगों के बीच बातें शुरू हो गईं। धीरे धीरे जॉली और मैथ्यू की दोस्ती गहराई तक पहुंच गई थी। जॉली के ससुर टॉम को यह रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने जॉली को साफ मना किया कि वो मैथ्यू से दूरी बनाए, मगर जॉली ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो उससे चोरी छिपे मिलना जारी रखती रही। साल 2008। टॉम थॉमस हर शाम एक मशरूम कैप्सूल खाते थे। कहते थे कि इससे उन्हें एनर्जी मिलती है। उस शाम भी जॉली ने उन्हें वही कैप्सूल दिया, लेकिन कुछ ही मिनटों में टॉम को बेचैनी और घबराहट होने लगी। वो लड़खड़ाते हुए वॉश बेसिन तक पहुंचे और वहीं गिर पड़े। घबराई हुई जॉली ने पड़ोसियों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और कुछ ही मिनटों में उनकी मौत हो गई। किसी ने भी पोस्टमार्टम करवाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि अन्नम्मा और टॉम की मौत के बीच 6 साल का अंतर था। किसी को जरा भी शक नहीं हुआ कि दोनों घटनाओं में कोई समानता हो सकती है। टॉम की मौत को 2 साल बीत चुके थे। इसी दौरान रॉय का बिजनेस डूबने लगा था। एक दिन वो जॉली के साथ अपने भाई और बहन रोज़ोए रेंजी के पास पहुंचा। उसके हाथ में वसीयत के कागजात थे। कागजों के मुताबिक टॉम थॉमस ने अपनी पूरी संपत्ति अपने बड़े बेटे रॉय और बहू जॉली के नाम कर दी थी। लेकिन जब रेंजी ने दस्तावेजों को गौर से देखा तो पाया कि उनमें न कोई स्टैंप पेपर था, न किसी गवाह के साइन। ये बात रेंजी ने वहीं उठाई जिस पर रॉय और जॉली कुछ बोले बिना वहां से उठकर चले गए। रेंजी ने एहतियात के तौर पर उस वसीयत की एक कॉपी अपने पास रख ली। कुछ महीने बाद रोजो ने रेंजी को कॉल किया। उसने बताया कि जॉली रॉय से डिवोर्स लेना चाहती है। कारण शायद यही था, रॉय का बर्बाद होता बिजनेस और जॉली का मैथ्यू से बढ़ता रिश्ता। 30 सितंबर 2011 की रात जॉली ने हमेशा की तरह रॉय के लिए डिनर तैयार किया था, राइस और चने की सब्जी। डिनर के कुछ ही देर बाद रॉय को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। वो हड़बड़ाकर बाथरूम की ओर भागा और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जॉली ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने पड़ोसी को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर रॉय फर्श पर पड़ा था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। जॉली के पड़ोसी और अंकल मैथ्यू उसे अस्पताल ले गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में डॉक्टरों ने उसे डेड ऑन अराइवल घोषित कर दिया। 10 साल के भीतर परिवार की यह तीसरी रहस्यमयी मौत थी। अब परिवार सदमे में था, लेकिन इस बार अंकल मैथ्यू को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। जॉली ने काफी विरोध किया, कहती रही, अब जब वो चला गया तो पोस्टमार्टम से क्या फायदा। पर मैथ्यू नहीं माने। रिपोर्ट आई।
मौत का कारण था साइनाइड पॉइजनिंग। ये पहली बार था जब किसी मौत में जहर की पुष्टि हुई थी। फिर भी जॉली ने सब कुछ बड़ी सहजता से कहा। रॉय पर लाखों का कर्ज था, उसने खुदकुशी की है। उसकी बात मानकर जांच वहीं रोक दी गई। साल 2012। रॉय की मौत के सिर्फ 1 साल के अंदर जॉली ने अपने ससुराल के पूरे घर पर ऑनरशिप का दावा ठोक दिया। उसने रोजो और रेंजी के सामने एक नई वसीयत रखी, जिसमें इस बार वो सारे ऑफिशियल पेपर्स मौजूद थे जो पहले वाली कॉपी से गायब थे। पहली वाली वसीयत तो बस एक सादे कागज पर थी, लेकिन अब जो दूसरी कॉपी उसने दिखाई वो बाकायदा लीगल फॉर्मेट में तैयार थी। सिग्नेचर्स, डेट्स, सब कुछ मौजूद। लेकिन एक सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। टॉम थॉमस की मौत के सालों बाद उनके साइन इस पेपर पर कैसे आए? रोजो और रेंजी को अब सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था। उन्हें महसूस हुआ कि जॉली धीरे धीरे सब कुछ अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। दोनों ने रिलेटिव्स को बुलाया और सबके सामने वसीयत की दोनों कॉपीज रख दी। सबको समझ आ गया कि यह दूसरी वसीयत फर्जी है। इस बात का फायदा उठाते हुए रोजो ने पंचायत ऑफिस जाकर जॉली की ओनरशिप रद्द करवा दी। लेकिन इसके बाद रोजो और रेंजी के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई। अगर जॉली जेल चली गई तो उसके बच्चों का क्या होगा? यही सोचकर उन्होंने जॉली को माफ करने का फैसला लिया। शायद उन्होंने सोचा कि इस माफी से घर की शांति बनी रहेगी, लेकिन असल में यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब अंकल मैथ्यू, रेंजी और रोजो तीनों के मन में जॉली को लेकर एक ही शक घर करने लगा था। अंकल मैथ्यू ने तो यहां तक कर दिया कि उसने जॉली को एमएस मैथ्यू के साथ उसके अफेयर को लेकर सख्त चेतावनी दी। लेकिन जॉली को यह बात बहुत बुरी लगी। वो उसे अपनी पर्सनल लाइफ में दखल समझ रही थी। इसके बाद भी एमएस मैथ्यू उससे मिलना बंद नहीं कर सका। शायद वो जानता था कि जॉली खतरनाक है, फिर भी उसके आकर्षण में फंसा हुआ था। 1 मई 2014। उस दिन शाम करीब 7 बजे जॉली ने रैंजी को फोन किया। मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, अंकल मैथ्यू अब नहीं रहे। रेंजी हिल गई, क्योंकि सिर्फ 2 घंटे पहले ही उसने अंकल से बात की थी। डॉक्टरों ने कारण बताया, हार्ट अटैक। 3 लोगों की मौत पहले भी हार्ट अटैक से हुई थी, अन्नम्मा, टॉम थॉमस और रॉय। और तीनों ही मौतों से पहले जॉली आखिरी बार उनके साथ थी। अब एक अजीब पैटर्न उभर रहा था। हर बार एक अचानक मौत, हर बार एक समान कहानी, और हर बार जॉली वही आखिरी शख्स जो उन्हें जिंदा देखती थी। लेकिन फिर भी किसी ने पोस्टमार्टम की डिमांड नहीं की, ना अंकल मैथ्यू के परिवार ने, ना ही उन नामट्टम फैमिली ने। यहां तक कि किसी ने यह भी याद नहीं किया कि रॉय की मौत में साइनाइड पाया गया था। इसी दौरान जॉली और रॉय के चचेरे भाई शाजू के बीच एक गुप्त रिश्ता शुरू हो गया। शाजू पहले से शादीशुदा था। उसकी पत्नी सिली और 2 प्यारे बच्चे थे, एबल और अल्फाइन। लेकिन अब वो भी जॉली के जाल में फंसता जा रहा था। उसी साल एक फैमिली फंक्शन के दौरान अचानक छोटी बेटी अल्फाइन की तबीयत बिगड़ गई। वो अचानक हाँफने लगी, जैसे सांस रुक रही हो। घर वाले घबरा गए और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। लेकिन वहां पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सबने इसे एक एक्सीडेंट मान लिया। किसी ने भी पोस्टमार्टम कराने की बात नहीं की। बेटी की मौत के बाद सिली पूरी तरह टूट गई थी। वो गहरे डिप्रेशन में चली गई, और उसी दौरान जॉली उसके बहुत करीब आ गई। सिली को लगता था कि जॉली ही उसका दर्द समझ सकती है, पर असल में वो नहीं जानती थी कि उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसके बगल में बैठी है। 11 जनवरी 2016, हमसिरी डेंटल क्लिनिक की लॉबी। सिली और शाजू दोनों वहां बैठे थे। उनके साथ जॉली भी थी। अचानक सिली को तेज झटके आने लगे। लोग घबरा गए। उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो भी मर चुकी थी। बाद में पता चला कि सिली ने क्लिनिक जाने से पहले जॉली से मशरूम वाली एनर्जी टैबलेट ली थी, वही टैबलेट जो पहले उसके ससुर टॉम थॉमस लिया करते थे। डॉक्टर्स ने इस बार पोस्टमार्टम कराने की सिफारिश की, लेकिन शाजू ने साफ मना कर दिया। हमारे परिवार में ऐसी चीजें नहीं की जाती। उसका ये जवाब जैसे किसी छिपे हुए राज की तरफ इशारा कर रहा था। क्या शाजू भी जॉली के खेल का हिस्सा था, या वो सिर्फ उसके जाल में फंसा एक और शिकार?
सिली के फ्यूनरल की सारी तैयारियां जॉली ने खुद की। उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर रेंजी को कुछ अजीब लगा। दुख नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति उसके चेहरे पर थी, जैसे किसी ने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब रेंजी के दिमाग में सवाल घूम रहा था, क्या इन सारी मौतों के पीछे सिर्फ एक ही इंसान है? क्या ये सब जॉली का प्लान था? पर अफसोस, उसके पास अभी तक एक भी ठोस सबूत नहीं था। और जब तक सबूत नहीं होता, कातिल हमेशा मासूम बनकर घूमता रहता है। साल 2017। सिली की मौत को केवल एक साल ही बीता था कि जॉली और शाजू ने शादी कर ली। यह खबर रेंजी के लिए जैसे शक की हद पार कर देने वाली खबर थी। उसने तुरंत रोजो से रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग ली। यहीं से सच की परत धीरे धीरे खुलने लगी। रिपोर्ट में दर्ज था कि रॉय की मौत का समय रात 11:20 था। साइनाइड एक ऐसा जहरीला पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश करते ही असर करना शुरू कर देता है। और रिपोर्ट्स ने साफ कर दिया कि रॉय के पेट में खाना पचा ही नहीं था। वही चावल और चने की सब्जी जो जॉली ने डिनर में खिलाई थी, यानी जहर सीधे रात के खाने के जरिए शरीर में गया था। लेकिन जॉली ने रेंजी से कहा था कि रॉय ने डिनर नहीं किया, केवल दोपहर में खाना खाया था। साफ था कि जॉली ने झूठ बोला था और उसी झूठ के जरिए रॉय को जहर दिया। इस एक झूठ ने रेंजी के मन में पहले से गहरा शक और डर पैदा कर दिया। वो समझ गई थी कि अब मामला सिर्फ धोखे का नहीं, बल्कि जान लेने का है। रेंजी ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। उसने अपनी पूरी थ्योरी, शक और अनुमान साझा किए। अब केस में बड़े खुलासे होने वाले थे। पुलिस ने 10 सदस्यों की विशेष टीम बनाई और सबसे पहले एनआईटी कालीकट पहुंची। वहां जाकर उन्हें चौंकाने वाली बात पता चली, जॉली वहां कभी स्टाफ में नहीं थी। जांच में यह भी सामने आया कि जॉली सिर्फ 12वीं पास थी और उसके बाकी सारे सर्टिफिकेट और मार्कशीट फर्जी थे। अपने झूठ को बचाने के लिए उसने रेंजी को धमकाया भी। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी भरता ही है। पुलिस को अब सारी कब्रों को खोदने की अनुमति मिल गई। यह कदम जितना संवेदनशील था, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन दो बड़ी चुनौतियां अब भी सामने थीं। पहली, पूरा परिवार रेंजी और रोजो के खिलाफ खड़ा हो गया। सभी ने दबाव डाला, धमकाया, यहां तक कि जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि उनके रिलीजन में कब्र खोदना एक गंभीर और संवेदनशील कदम माना जाता था। लेकिन रेंजी और रोजो अब पीछे हटने वाले नहीं थे। उनके लिए अब सच सामने लाना ही प्राथमिकता बन चुका था। दूसरी चुनौती, कब्रें बहुत पुरानी हो चुकी थीं, इसलिए कोई गारंटी नहीं थी कि केमिकल एनालिसिस में साइनाइड के ट्रेसेस मिलेंगे। याद रखें, सिर्फ 90 मिलीग्राम साइनाइड ही किसी व्यक्ति की जान लेने के लिए काफी होता है। साथ ही उन्हें डर था कि अगर जांच में जहर के कोई भी निशान नहीं मिले, तो जॉली अपने झूठ और चालाकी से साबित कर देगी कि सब एक्सीडेंट था। और फिर आया 4 अक्टूबर 2019। चर्च की सिमेट्री में भारी भीड़ जमा थी। पुलिस फोर्स, मेडिकल टीम और मीडिया की मौजूदगी में वहां 6 कब्रों की खुदाई हो रही थी। ये धार्मिक आस्था के बिल्कुल विपरीत था, इसलिए माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण और अफरा तफरी भरा था। भीड़ के बीच एक सन्नाटा और डर का माहौल भी महसूस किया जा सकता था। कई लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि यहाँ इतने पुराने कब्रों में जहर की जांच की जा रही है। फाइनल रिपोर्ट आई, 4 शवों में साइनाइड का कोई निशान नहीं मिला, लेकिन रॉय और सिली की बॉडी में साइनाइड पॉइजनिंग साफ तौर पर पाई गई। ये रिपोर्ट पुलिस और रेंजी दोनों के लिए बड़ी राहत थी। अब उन्हें यकीन हो गया कि जॉली का हाथ इस अपराध में साफ साफ नजर आता है। साल 2019, जॉली को अरेस्ट कर लिया गया। उसके घर से साइनाइड की बोतल बरामद हुई। साइनाइड सप्लाई करने के जुर्म में पुलिस ने एमएस मैथ्यू को भी अरेस्ट किया। शाजू जॉली के बचाव में सामने आया। रेंजी जॉली के दोनों बच्चों को अपने पास ले आई। 6 मार्च 2023 को ट्रायल शुरू हुआ। 6 मर्डर चार्ज, 263 गवाहों के साथ। सुनवाई अभी भी चल रही है। फिलहाल जॉली कोझिकोड जिला जेल में बंद है। जॉली ने अपने की पर अब तक कभी पछतावा नहीं दिखाया। जब रेंजी ने जेल में उससे पूछा तो उसने कहा, बस हो गया। मेरा क्रिमिनल माइंड ऐसा है कि मैं चीजें छुपाने में माहिर हूं, और बाइबल में लिखा है कि भगवान सबको माफ कर देते हैं,
तो वह मुझे भी माफ कर देंगे। इस केस में अभी भी कई बड़े लूप होल्स हैं। सबसे कमजोर कड़ी, 6 में से 5 मौतों में किसी ने भी तुरंत पोस्टमार्टम नहीं कराया। सिर्फ रॉय के केस में पोस्टमार्टम हुआ, और वे भी अंकल मैथ्यू के दबाव के बाद। दूसरी बड़ी बात, अंकल मैथ्यू को हमेशा जॉली पर शक था। फिर भी उन्होंने उससे इतनी क्लोज रिलेशन क्यों रखी? क्या उन्हें नहीं पता था कि जॉली कितनी चालाक और खतरनाक हो सकती है? तीसरी और सबसे अहम, जॉली का एमएस मैथ्यू के साथ अफेयर सबको पता था, टॉम थॉमस से लेकर अंकल मैथ्यू तक। फिर भी उसने अचानक शाजू से शादी क्यों की? और एमएस मैथ्यू अचानक सीन से गायब क्यों हो गया, जबकि वह जॉली के साथ साइनाइड सप्लायर था? ये सवाल अब भी सबके लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। एक और बड़ा सवाल, सभी को शाजू और जॉली के अफेयर का पता था, लेकिन सिली, जो उसकी पत्नी थी, कैसे अनजान रही? अल्फाइन की मौत के बाद सिली जॉली के करीब कैसे आई? शाजू बार बार जॉली का बचाव करता रहा, सिली और अल्फाइन की मौत को एक्सीडेंट मानता रहा। ये सब किसी बड़े गेम प्लान की ओर इशारा करता है, लेकिन अब भी पुलिस और परिवार के लिए शाजू की भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है। सबसे दिलचस्प हिस्सा, पुलिस ने जॉली के घर से साइनाइड की बोतल बरामद की। सोचिए, अगर कोई इंसान 17 सालों से मर्डर कर रहा हो, तो क्या वह इतना शातिर होकर जहर की बोतल अपने किचन में रख देगा ताकि पुलिस उसे आसानी से पकड़ ले? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन सब के पीछे सिर्फ जॉली का हाथ है, या अभी भी कोई गुप्त रहस्य बाकी है? और क्या परिवार के कुछ सदस्य अब भी इस गहरे रहस्य का हिस्सा हैं? ये सवाल अब भी अनुत्तरित है, और यही केस को और भी सस्पेंसफुल और रोमांचक बनाता है। इन सवालों का जवाब आज भी नहीं मिला है। ऐसी ही और अनसुलझी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें।